में रखना है, ठीक है, एंड बहुत लॉजिकल भी है। जब आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था तो उसके अंदर में एक टर्म था, पहले जब आप छोटे थे क्लास 12 के अंदर आपने वो टर्म सुना था, देन फाउंडेशन में सुना नहीं, फिर आके वापस इंटर में वो टर्म सुना, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट बोल के टर्म बोलते थे, बट क्या था कैसे था कुछ क्लैरिटी नहीं था, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या, इस एएस का रेलिवेंसी क्यों आया, बिकॉज जो अपन अकाउंटिंग करते हैं ना, वी डू अकाउंटिंग एज पर द कंपनीज एक्ट, जैसे हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अपन तो अकाउंटिंग कर लेते हैं, अक्रूवल बेसिस जैसे बोलता है अकाउंट का रूल्स वैसे कर लिया, यानी एवरीथिंग वी डू एज पर कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट साफ साफ है, वो बोलता है बिजनेस रिलेटेड खर्चा है कुछ भी है तो वो पीएनएल में दिखा देंगे, और बिजनेस रिलेटेड इनकम है तो वो भी पीएनएल में आ जाएगा। कंपनीज एक्ट सेग्रीगेट नहीं करता है कि आपका वो खर्चा किस नेचर का है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, डे टू डे ऑपरेशंस का है, क्या है। इफ इट इज माई आपको लगता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आप पीएनएल में दिखा दो, और रेवेन्यू इनकम है तो वो भी आप पीएनएल में शो कर दो। सिंपल सा फंडा है अकाउंटिंग का, राइट। बट जब अपन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम। उस टैक्सेबल इनकम पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। इनकम टैक्स भी क्या करता है, इनकम टैक्स आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस नेट इनकम लेता है, फिर उसमें से सर्टेन डिडक्शंस माइनस करते हैं तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। बट इनकम टैक्स का अपना अलग तरीका है। इनकम टैक्स बोलता है कि आपने जो जो खर्चे दिखाए हैं जरूरी नहीं है हम सारे के सारे अलाउ करें, या फिर जितना आप एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं हम उतना ही क्यों दें, हम उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, राइट। यानी जब भी इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट में डिफरेंस होगा तब आपका टैक्सेबल इनकम बदल जाएगा, और इफ टैक्सेबल इनकम चेंज होगा तो आपका टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगा, राइट। इनकम टैक्स लॉ की वजह से हो सकता है कि पर्टिकुलर ईयर में एज पर योर कैलकुलेशन आपको सपोज टैक्स पे करना है 10,000, but income tax is saying that today you have to make a payment of 15,000। यानी मैं बोल रहा हूं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी है 10,000 और इनकम टैक्स बोल रहा है 15,000 है। ये तभी पॉसिबल है कि कुछ एक्सपेंसेस जो मैंने क्लेम किए हैं अपनी बुक्स में वो इनकम टैक्स मेरे को अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। उसने उसको इनकम मान लिया होगा, तभी उसके नजर में मेरी इनकम बढ़ गई और टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, और इसी का वाइसा वर्सा हो सकता है। तो तभी आपके बुक्स में डेफर्ड टैक्स नाम का एक आइटम क्रिएट हो जाता है। अब समझना डेफर्ड टैक्स क्या है, कि या तो आज हम ज्यादा पे कर रहे हैं फ्यूचर में नहीं पे करना पड़ेगा, या तो आज हम कम पे कर रहे हैं एंड फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स, ठीक है। सपोज आज कम पे किया लेकिन फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा तो वो मेरे लिए बन जाता है लायबिलिटी, ठीक है। एंड आज ज्यादा पे कर दिया और फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। अब ये होता कैसे है समझना, बहुत ही लॉजिकल है। लेट्स से सपोज आपका कंपनीज एक्ट पीएनएल के अंदर अपन डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, ठीक है। आपके पास एक मशीनरी है, मशीन ए, ठीक है, मशीन है। आपने नहीं आ रहा क्या, गुड मॉर्निंग। डेप्रिसिएशन एक मशीन है एमए, एज पर योर कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, फिर उस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में शो करते हैं। तो आपने पीएनएल में डेप्रिसिएशन दिखाया 10,000, द वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का मशीन था और आपने पीएनएल में शो किया 10,000, तो आपका प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया आपने। अब यही एसेट इनकम टैक्स का भी एक अपना नजरिया है। इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करता। कंपनीज एक्ट में अपन क्या करते हैं, जिस दिन पुट टू यूज या रेडी टू यूज होता है उस दिन से लेके ईयर एंड तक जितना ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। ईदर इट इज 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ या फिर नंबर ऑफ डेज में भी फर्क नहीं पड़ता है। बट इनकम टैक्स का सिंपल सा फंडा है,
या तो 180 डेज से ऊपर या 180 डेज से नीचे, वो तो सिंपल सा, या तो 12 महीना या फिर 6 महीना। यदि आपने कोई एसेट जनवरी में परचेज करी है तो एट द एंड ऑफ द मार्च इनकम टैक्स 6 महीना का डेप्रिसिएशन लगाएगा, राइट। एंड इफ आपने सितंबर में परचेज करी है या फिर अगस्त में परचेज करी है तो पूरा साल का लगा देता है इनकम टैक्स। तो यानी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन का तरीका अलग है। तो क्या हम लोग उसके चक्कर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बदलना स्टार्ट कर दें? क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बदलते। उसी की वजह से, उन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि हमारे बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट होता है। अब सेम मशीन, ये तो था मेरा बुक्स, एज पर अवर बुक्स, ये मेरे बुक्स की कहानी। अब मैं जब इनकम टैक्स के पास गया रिटर्न फाइल करने, इनकम टैक्स ने बोला ये क्या कर रहे हो सर आप तो इस एसेट पे इतना कम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, इस पे तो 50% डेप्रिसिएशन होता है हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में। हमने बोला अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आप 50,000 दे दो। तो इनकम टैक्स ने आपके पीएनएल में डेप्रिसिएशन कितना काउंट किया, यानी जहां पे आप एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे थे 10,000 का, इनकम टैक्स ने आपको कितना खर्चा अलाउ किया, 50,000 का। यानी उसने 40,000 ज्यादा एक्सपेंसेस आज अलाउ कर दिया। तो कहीं ना कहीं बताओ आज आपका टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम, और वही एज पर अवर कैलकुलेशन टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा। तो हम तो टैक्स किसके अकॉर्डिंग पे करते हैं? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हमने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दिया। तो इन दोनों पे जो डिफरेंस है, यानी मैं ऐसा बोलूं कहीं ना कहीं इनकम टैक्स ने मेरे 40,000 रुपए की इनकम पे जो टैक्स बनता है वो आज बेनिफिट दे दिया मुझे। मैं तो 10,000 का एक्सपेंस क्लेम कर रहा था, बट इनकम टैक्स ने 50,000 का एक्सपेंस अलाउड किया। तो 40,000 जो डिफरेंस है इस पे तो मुझे बेनिफिट मिला ना। इस पे व्हाटसोएवर सपोज 30% ही है, 40,000 का 30%, यानी 12,000 रुपए का टैक्स मेरा बच गया क्योंकि उसने खर्चा अलाउड कर दिया। आज ये मेरा टैक्स क्या हो गया, सेव्ड। लेकिन क्या ये ताज जिंदगी सेव्ड रहेगा क्या? अब ये जो डेप्रिसिएशन है, क्या आप अपने बुक्स का डेप्रिसिएशन बदलोगे क्या? इनकम टैक्स ने तो 50,000 माना है, आपके बुक्स में 10,000 है, तो क्या आप अपने बुक्स का डेप्रिसिएशन चेंज कर दोगे क्या? नहीं चेंज करेंगे, बुक्स में तो 10,000 ही रहेगा। अब जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, अगेन इन द सेकेंड ईयर यू विल बी क्लेमिंग 10,000 अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन, बट इनकम टैक्स बोलता है मेरे अकॉर्डिंग 50%, यानी जो 50,000 बचा है इनकम टैक्स पूरा 50,000 एक्सपेंस अलाउ कर देगा इन द ईयर 2 ऑल्सो। ईयर 1 में आपने 10,000 क्लेम किया, इनकम टैक्स ने बोला 50,000, ठीक है। ईयर 2 के अंदर क्या होगा, अगेन यू विल गो टू द डिपार्टमेंट, बोलते हो मेरे बुक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होता है 10,000, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलेगा, हमारे लिए 50,000 है, 50% बचा हुआ। तो अगेन देखो सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स ने क्या किया, 40,000 का फायदा करवा दिया। ये 40,000 का फायदा, तो इस पे मेरा 30% टैक्स बच गया। टैक्स बचा होगा, इफ मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो रहा है, राइट। ठीक है जी, 12,000 का मेरा टैक्स बच गया, पहले साल भी 12,000 बच गया, सेकेंड ईयर भी 12,000 बच गया, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन क्या हमें खुशी मनानी चाहिए क्या? ईयर 2 में 12 बच गया, ईयर 1 में 12 बच गया, क्या हमें इस पैसे का पार्टी करना चाहिए क्या? ये खुशी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म खुशी है। इनकम टैक्स बोलता है आज खुश हो जा बेटा, जब तुम मेरे पास ईयर 3 में आएगा, तेरे बुक्स में तो तू पीएनएल में डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा 10,000 का, लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे नजर में तेरी बुक वैल्यू 0, मतलब मैं 1 रुपए का भी तुझे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं करूंगा। तब जब वो अलाउड नहीं करेगा, ये 10,000 मेरे इनकम में काउंट हो जाएगा। तो इस 10,000 पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 30%। सपोज ईयर 3 में 3,000 का टैक्स देना पड़ा ना, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स मैं दे रहा हूं किसकी वजह से, क्योंकि पहले मुझे बेनिफिट मिला था, तो आज क्या हो रहा है, वो बेनिफिट वापस रिवर्स कर रहा हूं। भाई कभी ना कभी तो इनकम टैक्स टैक्स लेगा ही हमसे, राइट। आई बात समझ में?
तो इसीलिए ये 12,000 आपका कोई फायदा नहीं था। आप इसको क्या बोलते हो, टेंशन है भाई, आज तो बच गया, लेकिन आगे चल के तो इनकम टैक्स क्या करेगा, टैक्स लेगा ही लेगा ना। तो दिस 12,000 इज टर्म्ड एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपका टैक्स क्या हो गया, डेफर्ड हो गया। जो टैक्स ईयर 1 में पे करना था वो आप कब पे कर रहे हो, ईयर 3 में, ईयर 4, ईयर 5 ऐसे करके पे करोगे ना, उसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। एंड सिंस आज जो बचा है वो फ्यूचर में देना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया ये कहानी, क्लियर है। ऐसा भी तो हो सकता है, आपने पीजीबीपी में इनकम टैक्स में पढ़ा होगा दैट लेट्स से सपोज आपने अपने पीएनएल में टू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपए दिखा रखा है, ठीक है, एंड दैट टू बाय कैश। पीएनएल में आपने 50,000 का खर्चा दिखा, भाई बिजनेस से मैंने दिया है, मेरे पास जेन्युइनिटी है, तो कंपनीज एक्ट तो क्या बोलता है, भाई बिजनेस का खर्चा है तो उसको पीएनएल में दिखा दो। चलो दिखा दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे तो क्या ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाला खर्चा इनकम टैक्स मानेगा क्या, वो उसको डिसअलाउ कर देगा, मतलब वो उसको इनकम में मान लेगा। इनकम में मानते ही आज वो तुमसे टैक्स ले लेगा। तो एक बात बताओ, आज जो ये तुमसे टैक्स ले रहा है जो तुम देना ही नहीं चाहते थे, बाद में इसका बेनिफिट होगा क्या, कभी भी आगे चल के क्या ये खर्चा अलाउड कर देगा क्या, ये जिंदगी में कभी भी अलाउड नहीं करेगा। यानी आज मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेंस है 50 और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 0, तो डिफरेंस है दोनों में। क्या ये डिफरेंस आगे चल के कभी भी मीट करेगा क्या, डिसअलाउड ही रहेगा जिंदगी भर। इसी को हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। ये इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट के बीच में परमानेंट डिफरेंस है। यानी इसके लिए जो मैं आज टैक्स पे कर रहा हूं, जिसको मुझे बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, दिस इज माय परमानेंट डिफरेंस। आई बात समझ में। डेप्रिसिएशन वाला जो था वो क्या था, टेम्पररी था। वो क्या था, टेम्पररी था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है, लॉस होता है, पीएनएल में नेट लॉस चल रहा है, ठीक है। लॉसेस को इनकम टैक्स क्या करती है, लॉसेस का इनकम टैक्स में क्या होता है, या तो सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड। आपके बुक्स में लॉस हुआ है तो हम क्या ये लॉस ऐसे ही वेस्टेज जाएगा, सपोज ईयर 1 में लॉस है 10,000, ईयर 2 में प्रॉफिट है 30,000, तो क्या होगा पता है, ईयर 2 में क्या आपको 30,000 पे इनकम टैक्स देना है क्या, नेट 20,000 पे देना होगा। यानी ईयर 1 में इनकम टैक्स क्या कर रहा है, इस 10,000 के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने दे रहा है, कैरी फॉरवर्ड करने दे रहा है, यानी मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा इनकम टैक्स इस लॉस का। क्लियर है। तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने का मतलब कहना इसे एसेट है ये मेरा, आज मेरे से टैक्स नहीं लिया और फ्यूचर में क्या होने वाला है, डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया मेरा ये, क्योंकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट भी मिलेगा मुझे। अब ये फ्यूचर जो बेनिफिट है इसको मैं रिकॉग्नाइज करूं या नहीं करूं, एक तरह से देखे तो प्रूडेंस वायलेशन आ जाता है, क्योंकि प्रूडेंस तो ये बोलता है ना भाई फ्यूचर का कोई भी एसेट है उसको हम लोग ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, राइट। लेकिन यहां पे AS 22 बोलेगा इफ वर्चुअली सर्टेन सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस, मतलब इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन कि ये लॉसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, कि फ्यूचर में चल के आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा जिसकी वजह से मुझे ये बेनिफिट मिलना ही मिलना है, तब जाके आज आप अपने बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इतना ही कुछ कहानी चलेगा अपना AS 22 में, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। यानी जो आपने अकाउंटिंग किया है उसके ऊपर लास्ट में जाके क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो टैक्स जब आप पे करने जाते हो, एक तो आप अपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हो और एक इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हो। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक पेमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन इफ देयर इज एनी डिफरेंस of expenses between your books and income tax book, then we have to check whether such difference are reversible or not। मतलब क्या वो टेम्पररी डिफरेंस है, जैसे डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ टेम्पररी डिफरेंस,
whereas donation, political party contribution, these are all permanent differences. आई बात समझ में? क्लियर है? तो अकाउंटिंग इनकम क्या है? इनकम डिराइव्ड एज पर द कंपनीज एक्ट, यानी जो आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वही मेरा टैक्सेबल इनकम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन विडक्शन माइनस करने के बाद में जिसपे टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? देन करंट टैक्स। करंट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करंट ईयर का जो इनकम है, नेट इनकम आफ्टर ऑल द डिडक्शन, उस पे जितना टैक्स कैलकुलेट किया है इनकम टैक्स ने, उसी को हम करंट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना मुझे पे करना है। लेकिन एक्चुअल में आप कितना पे कर रहे हो कि एक्चुअल में इफ माय करंट टैक्स मैट से कम होता है 115 जेबी, यदि आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, एक मैट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होता है, एक नॉर्मल टैक्स। इनकम टैक्स दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट करती है, एक मैट के अकॉर्डिंग और एक आपका नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन। सपोज नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन में आपका टैक्स लायबिलिटी है 10,000 और मैट के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 13,000। दैट मीन्स इन द करंट ईयर यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 13,000। डोंट वरी, 3,000 जो आज आप एक्सेस पे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर जब भी योर इनकम टैक्स नॉर्मल कैलकुलेशन से इफ हायर आया मैट से, तो जितना मैट आज आपने एक्सेस दिया है उसका इनपुट या क्रेडिट आपको उस पर्टिकुलर ईयर में मिल जाएगा। मतलब क्या होता है, एक होता है नॉर्मल कैलकुलेशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, फिर वही उसी इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर मैट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, इट्स अ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, एक तरीका है जिसमें वो कैलकुलेट करते हैं। इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, उसमें रेवेन्यू को लेने का तरीका बदल जाता है, एक्सपेंसेस के तरीके को चेंजेस कर देते हैं। तो मैट के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन होगा, एक नॉर्मल कैलकुलेशन होगा जिसको आप करंट टैक्स बोलते हैं। तो इफ करंट टैक्स इज हायर देन मैट, देन यू हैव टू पे करंट टैक्स। इफ योर करंट टैक्स is higher than MAT calculation, you have to make payment as per current tax. But if your current MAT is higher than current tax, then you have to pay MAT. मतलब whichever is higher वही पे करना है। लेकिन जब भी आप MAT के अकॉर्डिंग पे करते हो, the excess amount which you have paid current year is just like a input for you. जैसे हम लोग TDS रिसीवेबल दिखाते हैं ना, इफ कोई पर्सन आपका टीडीएस कट कर लेता है तो आप उसको अपने बुक्स में क्या करते हो, टीडीएस रिसीवेबल शो करते हो। सिमिलरली मैट इनपुट होता है, जैसे जीएसटी इनपुट होता है ना, परचेज के टाइम हम लोग पे करके आते हैं तो हम लोग इनपुट जीएसटी, क्यों, वो पैसा वापस मिलना है। सिमिलरली आज जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है बिकॉज ऑफ द मैट कैलकुलेशन, दिस एक्स्ट्रा टैक्स will be given as an input in a future year when your current tax will be higher than the MAT. आई बात समझ में? तो हमारा टैक्स एक्सपेंसेस में क्या क्या जाता है, एक मेरा करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और मैट क्रेडिट, ये तीनों को मिला के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस हम लोग पीएनएल में बुक करते हैं। ठीक है, पीएनएल में शो करते हैं। अब डेफर्ड टैक्स क्या था, अभी अभी बात किया था हमने, इट इज द इंपैक्ट ऑन टैक्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। व्हाई टाइमिंग डिफरेंस? हमने ईयर 1 में क्लेम किया 10,000, लेकिन उन्होंने अलाउ किया 50,000 एज पर अवर एग्जांपल। हमने ईयर 2 में क्लेम किया 10,000, फिर उन्होंने अलाउ किया 50,000 डेप्रिसिएशन। फिर हमने ईयर 3 में क्लेम किया 10,000, उन्होंने अलाउ किया 0। तो ये क्या है, टाइम की वजह से तो हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम 10 साल में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे और एसेट को 0 कर देंगे, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोल रही है, 2 साल में ही हम तो पूरा 0 कर देंगे। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्लियर है? इनकम टैक्स के नजर में कोई तरीका है ही नहीं एसएलएम डब्ल्यूडीबी अलग अलग। इनकम टैक्स सिर्फ एक ही तरीका फॉलो करता है, दैट इज डब्ल्यूडीबी मेथड। ठीक है, और उसका पीरियड सिंपल सा है, 180 डेज मोर देन या फिर लेस देन, या तो 6 महीने पे कैलकुलेट करता है या फिर पूरा 12 महीने पे वो कैलकुलेट कर लेता है। इवन इफ आपने 29 मार्च को कोई एसेट परचेज किया है, इनकम टैक्स पूरा 6 महीने पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। लेकिन वही चीज, वही सेम एसेट पे नॉर्मल अकाउंटिंग में हम कितना दिन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन का। रेडी टू यूज 29 मार्च को है, 29, 30, 31, सिर्फ 3 दिन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज जस्ट अ टाइमिंग गैप। आई बात समझ में? तो इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से
आपका क्या बन सकता है बुक्स में, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन सकता है या फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड समझ में आया, ठीक है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था, वैसे ये क्या डेफरमेंट है। आज आप या तो ज्यादा पे कर रहे हो या फिर आज आप कम पे कर रहे हो, बट फ्यूचर में जाके इसका हिसाब हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनता है, जब आज आपने क्या किया, डेफर्ड टैक्स एसेट कब बन रहा है, आज आपने पे कर दिया, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। लाइबिलिटी कब बनेगा, आज आपका पैसा बच गया लेकिन फ्यूचर में आपको पे करना ही पड़ेगा, तब हमारे बुक्स में आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्लियर है ये चीज? देन टाइमिंग डिफरेंस नॉर्मल है कि हम लोग को चेक करना है कि टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, जिस पीरियड में वो खर्चा हुआ है क्या वो कैपेबल है क्या रिवर्सल का, चाहे 1 साल में रिवर्सल हो, चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल, बट इट हैज टू बी कैपेबल ऑफ रिवर्सल। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए थे, एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन कैश और एक डेप्रिसिएशन। रिवर्सल का चांसेस किसका था, डेप्रिसिएशन रिवर्सल हो जाएगा, वेर एज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो कोई हालत में भी रिवर्सल नहीं होगा। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाज माय परमानेंट डिफरेंस, वेर एज डेप्रिसिएशन वाज माय टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस। तो डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पीरियड which originates in one period and capable of reversal in one or more subsequent period, उसी को अपन बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्लियर है ये चीज? एक पर्टिकुलर ईयर में डिफरेंस क्रिएट होगा, बट आगे चल के या तो 1 साल में या ओवर द पीरियड वो धीरे 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 वापस उल्टा हो जाएगा, उसी को हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है? और परमानेंट डिफरेंस क्या है, difference which originates in one period and do not reverse in future। मतलब आज इनकम टैक्स ने बोला नहीं अलाउड है, तो इसका मतलब सपना भी मतलब कि फ्यूचर में शायद अलाउ करके ना नहीं करेगा उन लोग। आए बात समझे? जैसे कोई भी फाइन्स एंड पेनल्टीज, कोई भी डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट है, यदि आपने कैश वगैरह में दिया है तो ये सब इनकम टैक्स में अलाउड होता ही नहीं है। इवन पर्सनल एक्सपेंसेस, इफ आपने कोई पर्सनल एक्सपेंस पीएनएल में शो कर रखा है, क्या इनकम टैक्स में अलाउड होता है क्या? इनकम टैक्स उसको डिसअलाउड कर देता है पर्सनल एक्सपेंडिचर को। तो क्या फ्यूचर में चल के अलाउ करेगा क्या? कभी भी नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। आई बात समझ में? क्लियर है? तो जब भी आप डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू फर्स्ट सी whether it is my timing difference or permanent difference, then we have to see कि इससे मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है या लाइबिलिटी। बिकॉज क्वेश्चंस में ना ऐसा नहीं है कि यू हैव टू ऑलवेज फर्स्ट चेक क्या ये पहली बार हो रहा है या ये पहले हो चुका था। इफ पहले ऐसा कहानी हो चुका है यानी डेप्रिसिएशन कंटिन्यूएशन फॉर्म में चल रहा है, तो इट विल ऑलवेज बी नो क्रिएशन, इट विल बी रिवर्सल। वो क्या होगा, अब समय आ चुका है कि उल्टी कहानी हो रही है, पहले इनकम टैक्स ने ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, आज मुझे अलाउ नहीं कर रहा, राइट? लेकिन सपोज आपकी एसेट का फर्स्ट ईयर है, तब कभी भी रिवर्सल नहीं होता। आज तो पहली बार क्रिएट हो रहा है टाइमिंग डिफरेंस, तब हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। तो इस पूरे चैप्टर में मेन काम यही है कि क्रिएट होगा या फिर रिवर्स होगा। क्रिएट होगा तो कितना क्रिएट होगा, और रिवर्स होने वाला है तो कितना रिवर्स होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट क्लियर है? बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं अपन? नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में दिखाते हैं। रेड वाला अच्छे से समझना, जो मैंने लॉसेस का एग्जांपल लिया था। इफ बिजनेस हैज accumulated losses and unabsorbed depreciation, tell me what is unabsorbed depreciation? What is unabsorbed depreciation? कभी कभी आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट नेट इनकम से ज्यादा होता है, तो जितनी नेट इनकम है आप उतना ही दिखा पाते हो, बाकी डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आप नेक्स्ट ईयर में शो कर दोगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है, लैप्स नहीं होता है,
कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो जितना डेप्रिसिएशन आज मैं पीएनएल में दिखा नहीं पाया ड्यू टू द लैक ऑफ इनकम, उसी को हम बोलते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यानी मेरे पीएनएल ने उसको पूरा का पूरा एब्सॉर्ब नहीं कर पाया, दैट इज माय अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एंड द बेस्ट प्लानर ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज अवर धीरूभाई अंबानी जी, ठीक है, जिन्होंने इतना डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया था कि 8-10 साल तक तो सरकार को टैक्स ही नहीं दिया, टैक्स ही नहीं दिया, चाहे कितना ही प्रॉफिट उनके बुक्स में क्रिएट हो रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा था उनके बुक्स में कि वो बेचारा पूरा सेट ऑफ ही हो जाता था उससे, फिर भी डेप्रिसिएशन बच जाता था कि कैसे दिखाऊं मैं पीएनएल में, मेरे पास तो इनकम ही नहीं है। आफ्टर 1998 या एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, तब जाके उन्होंने फर्स्ट टाइम टैक्स पे किया था सरकार को। तो he was the best planner of this depreciation because depreciation compulsory है AS10 में हमने देखा, एंड depreciation का बेस्ट पार्ट ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, जब तक आपका बुक्स में एग्जॉस्ट होने का जगह नहीं है तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो कैरी फॉरवर्ड करते करते उन्होंने इतनी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किया था, बड़ी बड़ी मशीन और इस तरीके से खरीदी, अकाउंटिंग करी थी कि उनके बुक्स में डेप्रिसिएशन इतना जमा हो गया कि हद ही नहीं है। अब कितना इंसान कमा लेगा, तो उनका डेप्रिसिएशन का वैल्यू इतना बड़ा बड़ा था, तो हमेशा सेट ऑफ ही होता रहता था। फिर कितना साल तक सेट ऑफ होने के बाद एक मोमेंट आया, तब जाके उनको टैक्स लायबिलिटी बनी। आई बात समझ में? तो बोल रहा है बिजनेस हैज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड unabsorbed depreciation, then it is supported by virtual certainty with convincing evidence of their realization। यानी क्या बोल रहा है, लॉसेस है, कंटिन्यूअस लॉसेस चल रहे हैं, तो उस लॉसेस पे हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, क्योंकि लॉसेस पे आज तो टैक्स नहीं देना पड़ रहा, लेकिन फ्यूचर जब आपकी कमाई होगी तो उस पर टैक्स बचेगा भी ना, आपका लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। तो बोलता है इससे जो ये सेव फ्यूचर में होने वाला आपका टैक्स, तो आज अपनी बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट आपको दिखाना चाहिए। बोलता है तभी आप डेफर्ड टैक्स एसेट दिखाना जब आपके पास वर्चुअली सर्टेनिटी है विद कन्विंसिंग एविडेंस कि ये लॉसेस आगे चल के मेरे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होंगे और धीरे धीरे मेरे सारे लॉसेस सेट ऑफ होने का सिचुएशन आएगा, तब तो आज आप अपने बुक्स में एसेट क्रिएट। वरना सोचो कितना इलॉजिकल लगेगा, एक बिजनेस है, बहुत मोटा लॉस हो रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में उसकी एसेट बढ़ी जा रही है। लॉसेस से क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस कम होता है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली यदि एसेट का पोर्शन बढ़ाया जा रहा है, वो डेफर्ड टैक्स एसेट दिखा दिखा के यूजर को थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगेगा कि धंधा नुकसान में चल रहा है लेकिन एसेट्स कैसे बढ़ रही है? तो बोलता है ये एसेट तो नॉर्मली प्रूडेंस दिखाने ही नहीं देता है। बोलता है आप दिखा सकते हो डेफर्ड टैक्स एसेट, बट इट हैज टू बी वर्चुअली सर्टेन विद कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ देयर रियलाइजेशन। मतलब ये मेरे लॉसेस गेन्स में कन्वर्ट होंगे, मेरे डेप्रिसिएशन जितना भी अनएब्सॉर्ब्ड है, ये फ्यूचर में चल के मैं इतना पैसा कमा लूंगा धंधे में कि पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा, if a business has no accumulated losses and unabsorbed depreciation, बोलता है एक तो कंडीशन क्या, धंधा ऑलरेडी नुकसान में चल रहा है और उसमें अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बहुत सारा पड़ा है, उस कंडीशन में आप डेफर्ड टैक्स एसेट तब भी रिकॉग्नाइज करते हैं जब आपके पास वर्चुअल सर्टेनिटी हो विद कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ द रियलाइजेशन। लेकिन सोचो बिजनेस लॉस में नहीं चल रहा, ना ही बिजनेस में कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अब आपका कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिससे डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है, तो बोलता है आप उस डेफर्ड टैक्स एसेट को बुक्स में तभी रिकॉग्नाइज करोगे व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय रीजनेबल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ देयर रियलाइजेशन। मतलब एक तो धंधा नुकसान में, इफ नुकसान में है तो डेफर्ड टैक्स एसेट तभी रिकॉग्नाइज होगा व्हेन इट इज वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। लेकिन बोलता है धंधा लॉस में नहीं, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन स्टिल देयर आर ट्रांजैक्शन जहां से आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है, तो वो क्रिएट तभी होगा व्हेन यू हैव अ रीजनेबल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी कंपनी लॉसेस में या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन उसके अंदर है, तो हम डेफर्ड टैक्स एसेट कब दिखाते हैं, व्हेन इट इज वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। लेकिन कंपनी लॉसेस में नहीं है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वहां पे नहीं है, उस कंडीशन में आपको बस एक ही चीज चेक करना है, रीजनेबल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलता है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स रेट चल रहा है उसी रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, जो अपना स्लैब रेट है, ठीक है, बोलता है उसी के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर
प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेबी, मतलब दैट इज मैट। ठीक है, मैंने बोला था ना आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे 115 जेबी के बारे में, वहां पे मैट के अकॉर्डिंग भी आप टैक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो हम लोग कौन सा कितना पे करते हैं सरकार को, सरकार के अकॉर्डिंग जितना कैलकुलेट हुआ नॉर्मली वो, या फिर मैट के अकॉर्डिंग जितना कैलकुलेट हुआ वो, विच एवर इज हायर। हायर पार्ट हमेशा पे करेंगे। इफ हायर वाला अमाउंट मैट है तो जितना एक्स्ट्रा हमने पे किया है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मैट क्रेडिट बन जाएगा बुक्स में, जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। सपोज ईयर 1 में करंट टैक्स 10,000, मैट क्रेडिट 15,000, तो सरकार को कितना देना पड़ेगा, हम लोग सरकार को 15,000 पे करेंगे। तो भाई नॉर्मल कैलकुलेशन से 10 बनता है, तो 15 क्यों पे करूं, तो 5,000 क्या हो जाएगा, सरकार ने ज्यादा ले लिया। ठीक है, मैं रोने नहीं बैठूंगा 5,000 के लिए, झगड़ा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है आज तूने 5,000 एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। ईयर 2 25,000 एज पर करंट टैक्स नॉर्मल, लेकिन मैट के अकॉर्डिंग 10,000, तो बताओ सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा, हम लोग को 25,000 ही देना पड़ेगा विच एवर इज हायर, लेकिन पहले 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया था ना, वो 5,000 का हमें क्रेडिट मिल जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। राइट, टीडीएस कंसेप्ट की तरह ही है। टीडीएस जब समझ लो आपका टीडीएस डिडक्टेड है ऑलरेडी, सरकार के पॉकेट में जा चुका है वो पैसा 10,000 रुपए, और आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है 15,000, तो आप सरकार को 15 नहीं देते हो, आप बोलते हो मेरा टीडीएस वाला पैसा तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, तो बैलेंस फिगर आप लोग पे करते हो। क्लियर है, आई बात समझ में। आपको कोई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, वो सब टैक्स का पेपर में कि मैट के कैलकुलेशन और सारा फिगर्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एनी टैक्स डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, then deferred tax asset, deferred tax liability will be recognized using regular tax rates, not the tax rate under section 115 JB। यानी 115 JB basically is a different way of calculating tax। मतलब वो जस्ट एक इनकम टैक्स अपने तरीके से कैलकुलेट करती है, बट जब भी आप डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहानी चेक करोगे तो आप नॉर्मल जैसे कैलकुलेट होता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट जो AS20, यानी अभी तक ये समझ में आया AS22 सिर्फ मेरे को डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज करना है, या रिवर्सल है या नहीं है वो चेक करना है। तो बोलता है लायबिलिटी कब बनता है, जब आज आपका पैसा बच गया और फ्यूचर में देना पड़ जाएगा तो हम लायबिलिटी बोलते हैं। आज आपने पे किया फ्यूचर में बचेगा तो उसको हम एसेट बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये जो हो रहा है बिकॉज ऑफ अ कैलकुलेशन डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स, हमारे बुक्स और इनकम टैक्स में डिफरेंस की वजह से। अब ये डिफरेंस दो तरीके का हो सकता है, वन इज टाइमिंग डिफरेंस, अनदर वन इज परमानेंट डिफरेंस। इफ परमानेंट डिफरेंस है तो उसका कुछ भी नहीं करना है, वो हो गया जो हो गया वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इफ इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस, हम टाइमिंग डिफरेंस किसको बोलते हैं, यस, चांसेस ऑफ रिवर्सल इन फ्यूचर है। इज इट क्लियर, चांसेस ऑफ रिवर्सल इन फ्यूचर है, उसी को हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए प्रॉब्लम है। डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए बोल रहा है कि कंपनी नुकसान में है, उसके बुक्स में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तब डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज किया जाए या नहीं किया जाए। वर्चुअली सर्टेन विद कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ सच रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज, तब अपन क्या करेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी नुकसान में नहीं है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं है, तब रीजनेबल सर्टेनिटी चेक करेंगे, कन्विंसिंग एविडेंस इफ वो है तब अपन को क्या करना है, डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैट के अकॉर्डिंग और करंट टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा पे करेंगे, विच एवर इज हायर पे करेंगे। इफ मैट वाला पे करना पड़ गया तो हमारा बुक्स में वो क्रेडिट आ जाएगा एसेट साइड में। इज इट क्लियर, नेक्स्ट जब भी हम पे करेंगे तो वो क्रेडिट यूज कर लेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लास्ट थिंग अबाउट AS22 टैक्स हॉलीडे पीरियड। ठीक है, पता है टैक्स हॉलीडे पीरियड क्या होता है, नहीं मतलब अगर कोई कंपनी जैसे SEZ अगर या कोई स्टार्ट हुई है तो उसको कुछ समय तक टैक्स नहीं, हाँ टैक्स जैसे कुछ कंट्रीज है टैक्स
टैक्स हेवन कंट्रीज जहाँ टैक्स लगते हैं, बट हमारे इंडिया में टैक्स हेवन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडिया ऑलरेडी इतने कर्जे में, तो इसको पैसा चाहिए। बट इन्होंने क्या क्या बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उन्होंने ऑप्शंस दिया कि बड़ी बड़ी कंपनी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कि आप लोग आओ मेरे स्टेट में बिजनेस कीजिए, हम आपसे 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे, अलग अलग तरह की सब्सिडीज भी देते हैं, ठीक है। बट इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो हमें टैक्स से मतलब है। बहुत सारे ऐसे थे, जैसे आसाम में भी पहले कभी भी 5 स्टार होटल्स नहीं थी, यहाँ पे इतनी होटल्स ही नहीं थी, बट अचानक से बूम आया, लोग फटाफट फटाफट होटल्स बनाने लगे बिकॉज देयर वाज एन इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम लोग इतने नंबर ऑफ ईयर्स तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप यहाँ पे इस डेट तक यदि अपनी होटल को इस्टेब्लिश करके स्टार्ट कर देते हैं तो हम आपसे इस पर्टिकुलर ईयर से लेके इस पर्टिकुलर ईयर तक टैक्स नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? उसी को हम बोलते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड। तो टैक्स हॉलीडे पीरियड पे ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैं तभी डिस्कस करूंगा जब अपने पास क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर लूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको जस्ट ये 1 पॉइंट छोड़ रहा हूं, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे जो क्वेश्चन है इस पे अपन कर सकते हैं, बहुत इजी आता है, बट यू हैव टू बी क्लैरिटी कि AS22 पूछ रहा है तो मेरे को क्या करना है। हर बार एक तो गलती क्या होता है पता है, एज ए स्टूडेंट आप हर सिचुएशन में बोलते हो हाँ यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा, दिमाग लगाना ही बंद कर देते हो। भाई एवरी टाइम क्रिएट नहीं होता है, रिवर्सल भी हो सकता है कि पहले ही क्रिएट हो चुका था बुक्स में, अब तुम उसका क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस निकालो। Read question number 1. क्या बोल रहा है? रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम कितना दिखा रहे हैं डेप्रिसिएशन? 2 लाख, लेकिन इनकम टैक्स कितना बोल रहा है? मैं तो खुश, बल्ले बल्ले, 3 लाख पर इनकम कम हो गया। 3 लाख का इनकम कम होते उस पर टैक्स भी कम देना पड़ेगा। वेरी गुड, आई एम वेरी 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 हैप्पी। अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, इसका मतलब अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, इसका मतलब तो बताओ। एसेट मतलब जानना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आज अलाउ नहीं किया। अनअमोर्टाइज्ड मतलब उन्होंने पीएनएल में, हम लोग क्या करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आजकल तो पीएनएल में एक बार में दिखा देते हैं, हो सकता है इनकम टैक्स बोलता है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। सपोज टुडे इज द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है, पहला साल है, बिजनेस चालू करने से पहले आपने 2 लाख रुपए का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया था, बहुत सारा होता है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड ऑल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे फीस वगैरह लगते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो आपका 2 लाख का खर्चा लगा। अभी 2 लाख का एक्सपेंस तो बिजनेस चालू करने से पहले हो गया, इसी को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। नाउ ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे, तो सिंस इट इज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू द बिजनेस हम पीएनएल में शो कर दिए। हमने तो क्या किया, पूरे फर्स्ट ईयर में ही शो कर दिया पूरा का पूरा 2 लाख। बट इनकम टैक्स बोलता है ना जी बेटा, हम इसको 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग तुम इसको 5 साल में दिखाओगे। तो भाई मैं अपनी अकाउंटिंग तो बदलूंगा नहीं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 5 साल में तो हर साल कितना 40,000 ही, तो मैं एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूं 2 लाख, इनकम टैक्स मुझे अलाउ कर रहा है तो 1,60,000 तो उसने मेरा एक्सपेंस अलाउ नहीं किया, उस पर वो टैक्स भी ले लेगा। नेक्स्ट ईयर जब मैं बुक्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 0 दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट ईयर में ही दिखा दिया,
नेक्स्ट ईयर जब मेरे पीएनएल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 0 दिख रहा होगा, क्या इनकम टैक्स देगा, क्या अलाउ करेगा? वो बोलेगा हाँ बेटा जी, मैंने तो पिछले साल आपको 40,000 ही अलाउ किया ना, मेरे बुक्स में ऑलरेडी आपका 1,60,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बचा हुआ है। तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, 40,000 अलाउ कर देगा। यानी मैं क्लेम कर रहा हूं 0, वो मेरा खर्चा अलाउ कर रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा ना। यानी आज तो मेरे से टैक्स ज्यादा ले रहा है, लेकिन फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़ेगा, तो यानी बचेगा मेरा टैक्स। इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। प्लस रिवर्सल हो रहा है ना, इट इज अ टाइमिंग डिफरेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, वेदर इट इज अ डेफर्ड टैक्स एसेट और अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इट इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस पे कुछ क्रिएट नहीं होता, बिकॉज इट इज परमानेंट, आगे चल के इसका कुछ होना ही नहीं है। बट सिंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकम टैक्स के बुक्स में अनअमोर्टाइज्ड है, भाई मैंने तो पीएनएल में दिखा दिया, अगले साल तो इनकम टैक्स अलाउ करेगा ना, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आज अलाउ मत कर, आज मेरे से टैक्स ले ले, बट नेक्स्ट ईयर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे से टैक्स कम लेगा, तो मेरा इस पे क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। पहले से तो चल नहीं रहा, इट इज माई पहला ट्रांजेक्शन, तो मेरे बुक्स में क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। समझ में आया? तो हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या, एक है डेप्रिसिएशन, इसमें कितना टाइमिंग डिफरेंस है, हम क्लेम कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं 5 लाख, ज्यादा मतलब टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इस 3 लाख के टाइमिंग डिफरेंस पे मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। आज बच रहा है ना मेरा, फ्यूचर में तो पे करना ही पड़ेगा मेरे को, तो मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा कितना रुपए का, 3 लाख का इनकम आज बच गया, तो क्या पूरा 3 लाख का टैक्स देना होता है क्या? जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट कितना है, 50%। तो यानी 1,50,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इस ट्रांजेक्शन में क्रिएट हुआ। फिर उसी ईयर और एक ट्रांजेक्शन हुआ, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कितना डिफरेंस, इनकम टैक्स अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर में तो करेगा, तो इसी को मैं, इसीलिए टाइमिंग डिफरेंस हो गया, परमानेंट नहीं है। इस पे क्या बनेगा मेरा, भाई आज अलाउ नहीं कर रहा, फ्यूचर में तो करेगा, तो आज मेरे से ज्यादा टैक्स ले रहा है, फ्यूचर में मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, तो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा कितना, 15,000 डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो नेट बुक्स में आप ऐसे करोगे क्या, 1,50,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड 15,000 ऑन द एसेट साइड, दोनों डेफर्ड टैक्स ही है ना। सेट वैल्यू, नेट वैल्यू हम लोग शो करेगा, तो नेट अमाउंट कितना शो करेगा बुक्स में, क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, जो एकदम बेसिक्स था, धीरे धीरे आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे अपने पास में। नंबर 2, देखो देखो 2 बार एग्जाम में भी आ रखा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, from the following details of A Limited for the year ended 31st March, calculate the deferred tax liability or asset as per AS 22, an amount of tax to be debited to PNL account। यानी PNL में जो डेबिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस। जो PNL में डेबिट होता है वो होता है टैक्स एक्सपेंस। हाउ वी कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स प्लस मैट, ठीक है, प्लस मैट। आई बात समझ में, उसको हम टैक्स एक्सपेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना,
कैलकुलेशन भी मैंने बोला ना एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा कि ऐसे करके उसके बाद में क्या चीज? नहीं, कैलकुलेशन शो करेंगे, फिर बताएंगे कितना अमाउंट डेबिट होगा पीएनएल में। देखो, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, इट्स अ प्योर प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल। तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। टैक्स रेट कितना है भाई साहब? 20% है। तो हम कितना टैक्स देना चाहते हैं? हम तो टैक्स देने के लिए रेडी है। हमारा प्रॉफिट हुआ है हमारे अकॉर्डिंग 6 लाख का। और इनकम टैक्स वाला रेट लूं या मेट वाला? इनकम टैक्स, मैट वाला तो एक सेपरेट ही है कैलकुलेशन। तो 20%, 1,20,000 का हम टैक्स देने को रेडी है। लेकिन इनकम टैक्स कितना मांग रहा है? प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स ओनली 60,000। प्रॉफिट एज पर आवर बुक्स इज 6 लाख। इनकम टैक्स बोलता है ना 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 ना, आपका प्रॉफिट सिर्फ 60,000 बनता है। अच्छा, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं क्या? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन बोलता है खुश मत हो बेटा, ले लूंगा मैं तेरे से आगे। तो इनकम टैक्स कितना दिखा रहा है? टैक्स एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट। ठीक है जी, ये तो क्या नॉर्मल कैलकुलेशन। अब इनकम टैक्स और एक कैलकुलेशन करता है मैट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैट के अकॉर्डिंग भी इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है। तो मैट के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करेगा, मैट का मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो मैट के अकॉर्डिंग मेरा बुक प्रॉफिट है 3,50,000। ठीक है, मैट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा है 3,50,000। उस पे मैट रेट, क्योंकि मैट का रेट कम होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन है, वो आप इनकम टैक्स में सीख लोगे। 7.5% का ही टैक्स रेट है। तो 3.5 लाख में 7.5%। तो एक बात बताओ, सरकार को हम कितना पैसा देंगे? पेमेंट कितना पड़ेगा? क्या चीज? टैक्स टू बी पेड 26,250। इतना तो देना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, हमारे बुक्स में मेट क्रेडिट आ जाएगा कितने का? भाई हमने दिया इतना, देना तो सिर्फ 12,000 ही था इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो मेट क्रेडिट कितना हो गया? 14,250। अब देखो, हम टैक्स देना कितना चाहते थे? 1,20,000। और एक्चुअल में सरकार के अकॉर्डिंग हमें देना कितना है? ये तो अलग है कैलकुलेशन, इसका क्रेडिट देने वाली है सरकार, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है इतना ही टैक्स देना है, हम देना चाहते हैं इतना। तो भाई बेनिफिट मिल रहा है ना, आज बेनिफिट है, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो मेरे बुक्स में क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1,20,000 माइनस 12, 1,08,000। ठीक है, तो हमारा टैक्स एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन शॉर्ट, घूम फिरा के टोटल जितना हम देना चाहते हैं उतना ही टैक्स एक्सपेंस में आ रहा है मेरा। देखो, मतलब जो दिया प्लस और जितना हम देना चाहते थे टोटल 120, बट हमने सरकार को आज कितना दे दिया? 26,250। तो वही मेरा, तो यहां पे देखो करंट टैक्स, यही तो मेरा टैक्स एक्सपेंस है। तो करंट टैक्स से 12,000, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं। तो यही तो मेरे लिए क्या है? टैक्स एक्सपेंस, जो मैं पीएनएल में शो करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब आप बनाओगे कंपनी का, तो कंपनी के फेस ऑफ द पीएनएल में ऐसी कहानी दिखाई देगी, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मैट क्रेडिट।
कितना दे दिया हमने? 1,33,000। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल के 1,08,000 आ जाएगा और एसेट साइड में करंट एसेट्स में नेट क्रेडिट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो नेट तो उन दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को भी डाउट है तो बाबा पूछ लेने का। थ्री 22 है क्या? 22 में 22 होता तो अच्छा लगता। ये इसका नाम 22, क्वेश्चन भी 22। PQR Limited's accounting year ends on 31st March. The company made a loss of rupees 2 lakh for the year ending 31st March X1. यानी X1 में तो कंपनी का क्या है? यानी आज टैक्स नहीं देना पड़ रहा। क्या ये लॉस मुझे इनकम टैक्स फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करने दे रहा है क्या? देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। For the year ending 31st March X2 and X3, it made a profit of 1 lakh and 1,20,000. It is assumed that the losses of a year can be carried forward for 8 years. यानी इनकम टैक्स क्या बोल रहा है? यदि कोई साल में आपको नुकसान हुआ है, वो नुकसान आप कितने सालों तक आगे तक लेके जा सकते हैं? 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट? तो यानी इनकम टैक्स इस लॉस पे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। आज मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ रहा और फ्यूचर में मेरा टैक्स बचेगा भी। तो फ्यूचर में टैक्स बचेगा तो मैं क्या करूंगा? आज इस 2 लाख पे मुझे क्या करना चाहिए? डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन इस लॉसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट, जब कंपनी लॉस में चल रही होती है तो हम डेफर्ड टैक्स एसेट तभी क्रिएट करते हैं व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस एंड कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन फ्यूचर है। तो दिख ही रहा है अगले 2 सालों में प्रॉफिट हो गया, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। टैक्स रेट है 40%। तो ऐसा बोल सकता हूं 31 मार्च X1 2 लाख का लॉस के ऊपर जो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलने वाला है 80,000 का बेनिफिट मिलेगा। यही तो मेरे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट है, जितना टैक्स रेट है। By the end of X1, the company feels that there will be sufficient taxable income in the future years against which carry forward loss can be set off. मतलब virtual certainty with convincing evidence. There is no difference between taxable income and accounting income except that the carry forward loss. बाकी कोई difference है नहीं books में. In the year ending X2 and X3 for tax purpose, prepare a statement of P&L for the year ending X1, X2, X3. अब देखो, जब आप X1 क्रिएट का P&L बनाओगे तो आपके बुक्स में P&L में क्या दिखेगा? नेगेटिव फिगर, 2 लाख का लॉस, और नीचे टैक्स एक्सपेंसेस में आपका क्या आ जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। कितना का? 80,000 का। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। अब क्या इस 1 लाख पे टैक्स देना है क्या? 1 लाख पे कितना टैक्स? 40%। लेकिन जो पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड है वो लॉस तो सेट ऑफ हो जाता है ना। तो यानी ये 40,000 मेरा क्या हो जाएगा? इस 80,000 से हम सेट ऑफ कर देंगे तो मेरा 40,000 क्या हो जाएगा? रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। पहले आपने बुक्स में एसेट बनाया, बैलेंस शीट में इधर दिखा दिया डेफर्ड टैक्स एसेट 80,000 का। अब अगले साल जब 40,000 की लायबिलिटी आई तो आप सरकार को दोगे क्या? आप बोले सरकार आपने ही तो बोला था कि मेरे को पहला जो लॉसेस हुआ था उसको आप सेट ऑफ करने का मौका दोगे। तो प्रीवियस ईयर तक लॉस था 2 लाख, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया 1 लाख, अभी भी तो मेरा 1 लाख का लॉस ही है। तो जब मैं सरकार के पास जाऊंगा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सरकार बोलेगा अच्छा तेरा पिछला साल का लॉस भी था ना, उसका 1 लाख तू आज यूज कर ले, बाकी 1 लाख कैरी फॉरवर्ड कर ले। क्योंकि हम लॉसेस कहां तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी इस 1 लाख में मेरा टैक्स बनता था 40,000, जो कि अब मुझे नहीं देना, तो मेरा 40,000 तो बेनिफिट मिल गया ना अगले साल। तो ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट बना रखा है मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज 40,000 तो मैंने यूज कर लिया ना। आई बात समझ में? उसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। अब सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर खत्म, थर्ड ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000।
अब हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, यस 20,000 वाले पे तो देना ही पड़ेगा। और रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट कितना होगा, 1,00,000 पे 40%, दैट इज 40,000। यानी 20,000 पे मेरा टैक्स चला जाएगा एट द रेट 40%, 8,000 ये तो सरकार को मुझे देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो देखो ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले साल 2 लाख माइनस में चल रहा था, तो टैक्स एक्सपेंसेस में करंट टैक्स मेरा कुछ बनेगा ही नहीं, सरकार के अकॉर्डिंग तो जीरो है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे सरकार को कुछ नहीं देना, क्यों? क्योंकि जो 40,000 है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बेनिफिट यूटिलाइज कर लूंगा, तो मेरा 40,000 रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट है। एंड उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 40,000 रिवर्सल है और 8,000 तो मुझे सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो नेट प्रॉफिट में से जब एसेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ही कम होता है ना बैलेंस शीट में। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तरफ एसेट कम होगा तो एक तरफ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो आपके कम होंगे। क्लियर है? नंबर 3 में किसी को डाउट? On different projects which are likely to be completed within 3 years, एक कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रही है, 3 साल में कंप्लीट कर लेगी। It recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method, AS7 पढ़ा था हमने, ठीक है? During the year X0, X1, X1, X2, X2, X3 इतना इतना उसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। However, for income tax purpose, it has adopted the completed contract method. इनकम टैक्स कौन सा लेता है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, जितना कंप्लीट हो गया हम उसी के हिसाब से रेवेन्यू मानेंगे। तो इनकम टैक्स ने फर्स्ट ईयर रेवेन्यू माना 7 लाख, लेकिन आप इनकम कितना दिखा रहे थे, 11 लाख का इनकम दिखा रहे हो और इनकम टैक्स बोल रहा है सिर्फ 7 लाख का इनकम है आपका। तो आज मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा। टैक्स रेट क्या है, तो यानी आज मेरा 4 लाख पे टैक्स बच रहा है, 4 लाख पे 35% आज बच गया, कोई बात नहीं। 1,40,000 का जो आज टैक्स बचा है वो मेरे लिए क्या हो गया, क्योंकि भाई आज मैं इनकम दिखा रहा हूं 11 और इनकम टैक्स ने बोला नहीं नहीं अभी तक आपकी इनकम 7 लाख ही मानेंगे हम। तो भाई जो डिफरेंस है कभी ना कभी तो आगे चल के इनकम टैक्स मेरी इनकम मान लेगा। सेकेंड ईयर में हम इनकम शो कर रहे हैं 16 लाख, बट इनकम टैक्स इज सेइंग, यानी अब उसने मेरा 2 लाख का इनकम बढ़ा दिया, यानी पहले जो उसने मेरा कम किया था अब वो बढ़ा रहा है, रिवर्सल हो रहा है, दिस इज माय टाइमिंग डिफरेंस। तो ये 2 लाख पे जो आज मैं एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूं, क्या मैंने इसके लिए पहले से रेडी था, क्या रेडी था ना? तो 2 लाख पे 35%, दैट इज 70,000 इज माय रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स। कंटिन्यूएशन पे ट्रांजेक्शन का है ना, कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट? आई बात समझ, दिस इज नॉट ए न्यू ट्रांजेक्शन, इट इज ऑलरेडी जो ट्रांजेक्शन हो रखा था उसी का कहानी चल रहा है। देन अगेन थर्ड ईयर में हम इनकम शो कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट्स के ऊपर में 21 लाख, बट इनकम टैक्स इज आस्किंग फॉर 23 लाख। यानी जो पहले साल में 4 लाख इनकम टैक्स ने कम लिए थे मेरे, नेक्स्ट कमिंग 2 इयर्स में ज्यादा ले लिया ना, इसी को तो रिवर्सल बोलते हैं हम। तो दिस इज रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया? क्या चीज की? तीनों साल में तुम सरकार को कितना पे करना चाहते हो? तुम्हारे लिए तो टैक्स एक्सपेंस वही होगा ना। तुम जब ऐसे करोगे, टू बैंक इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, तुम्हारे अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कितना बनता है, 11 लाख पे 35%, 3,85,000, लेकिन तुम सरकार को कितना पे करोगे, 7 लाख पे 35%, 2 लाख, बाकी क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि टैक्स एक्सपेंस हमारे बुक्स में घूम फिरा के तो वही आएगा जो बुक प्रॉफिट, जो एज पर हमारी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ईयर 2 में इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कितना,
16 लाख पे 35%, 5 लाख, लेकिन हमें सरकार को देना कितना पड़ेगा? 18 लाख का 35%, 6 लाख 30,000, तो क्या हो गया? 70,000 ज्यादा। तो लाइबिलिटी बना रखा था ना, DTL अकाउंट डेबिट 70,000। क्लियर है? फोर का प्रेजेंटेशन है अपने पास ऑलरेडी, बढ़िया, समझ में आया? फोर में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ गड़बड़ी यही होती है कि हर चीज में हम क्रिएट कर लेते हैं, हर ट्रांजेक्शन को अलग पकड़ लेते हैं। इफ ट्रांजेक्शन इज लिंक फ्रॉम माई ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स, तो आपको समझना पड़ेगा क्या उन ट्रांजेक्शन में हमने पहले से क्रिएट किया हुआ था क्या, तब अब जाके वो रिवर्सल होगा। आगे और क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप ऐसी गलतियां करोगे। क्लियर है ये? अब देखो नंबर 5, ये नंबर 5 जो क्वेश्चन है, दिस विल बी लिंक्ड टू योर हॉलीडे पीरियड। ये जो हमने छोड़ के आए थे यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है? पहले ये 2 पॉइंट पढ़ते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को कोरिलेट करते हैं, क्योंकि वो वैसा ही क्वेश्चन बार बार आता है। The deferred tax in respect of timing difference, हम deferred tax हमेशा टाइमिंग डिफरेंस के लिए बनाते हैं, परमानेंट डिफरेंस के लिए कुछ नहीं करते। तो deferred tax in respect of timing difference which reversed during tax holiday period, क्योंकि deferred tax आज रिकॉग्नाइज किया है तो भाई आगे चल के रिवर्स तो होना पड़ेगा, whether it is an asset or a liability। तो बोलता है deferred tax in respect of timing difference which reverses during tax holiday period should not be recognized to the extent reversal in tax holiday period। यानी सपोज ईयर 1 में आपके बुक्स में कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है, एंड टैक्स हॉलिडे पीरियड में ही वो रिवर्स हो जाएगा। तो जब टैक्स हॉलिडे पीरियड में मैं टैक्स हेवन हूं, मेरे को टैक्स ही नहीं देना, तो वो लाइबिलिटी उसी पीरियड में रिवर्स हो रही है, तो बोलता है बुक्स में रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है। जो लाइबिलिटी आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड रिवर्स होती है वो हम बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। विद द क्वेश्चन समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखना, डेफर्ड टैक्स which reverses after the tax holiday period should be recognized in the year in which timing difference originates। मतलब जिस ईयर में एक्चुअल में टाइमिंग डिफरेंस हुआ है, अकाउंटिंग आप उसी ईयर में करोगे, बट कितने अमाउंट का? वो अमाउंट जो टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद रिवर्स होगा। ठीक है, समझना। नंबर 5, While Limited is a full tax-free enterprise for the first 10 years, यानी पहला 10 साल तक उसको टैक्स देना ही नहीं है, and it is in the second year of its operation, वो दूसरा साल में खड़ा है, पहला 10 साल तक देना ही नहीं है। यानी क्या बोल रहा है? Suppose this is the year, this is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 साल है। हम कहां खड़े हैं? हम ईयर 2 में, ठीक है जी, ईयर 2 में है। आगे क्या बोल रहा है? टैक्स हॉलिडे पीरियड कितना साल का था? 10 साल का हमारा टैक्स हॉलिडे पीरियड, ठीक है जी, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन अ टैक्स लाइबिलिटी ईयर 1 कितना? 200 लाख, एंड ईयर 2, यानी ये डायरेक्टली क्वेश्चन ने टाइमिंग डिफरेंस बताया है, ये नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स।
डायरेक्ट ही बता दिया कि इनकम टैक्स ने ज्यादा अलाउ कर चुका है ऑलरेडी, तभी आपके बुक्स में क्या बन रहा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यानी ईयर 1 में टाइमिंग डिफरेंस कितना था, ईयर 1 में टाइमिंग डिफरेंस है मेरा 200 लाख, और ईयर 2 में, यानी इस पे मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बने, क्योंकि आज टाइमिंग डिफरेंस यानी सरकार मुझे ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है, बट हम तो मांग नहीं रहे, लेकिन फ्यूचर में तो ले लेगा ना मेरे से। तो ईयर 1 में टाइमिंग डिफरेंस था 200 लाख, ईयर 2 में टाइमिंग डिफरेंस था 400 लाख। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स ईच ईयर बाय 10 लाख। यानी तीसरे साल से आप तो मांगोगे डेप्रिसिएशन, बट इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा, तो उस पर टैक्स मांग रहा होगा वो, बट सिंस टैक्स मांगेगा क्या, हम है ही टैक्स हॉलीडे पीरियड में, तो हमें तो टैक्स देना ही नहीं है ना। लेकिन जो टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट्स हुआ है टैक्स हॉलीडे पीरियड में, क्या वो उसी पीरियड में रिवर्स हो रहा है, हाँ, यहां 10 लाख रिवर्स, यहां 10 लाख रिवर्स, यहां 10 लाख रिवर्स, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो टोटल कितना लाख रिवर्स हो गया, 80 लाख रिवर्स हो गए। फर्स्ट ईयर में टाइमिंग डिफरेंस था कितना, 200 लाख। तो एस 22 क्या बोलता है, इफ कोई टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में ओरिजिनेट्स हुआ है और वो उसी टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो जाए, तो उसके ऊपर कोई भी डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करना। लेकिन जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स होगा, यानी टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद कितना रिवर्स होगा, 120 लाख ईयर 1 वाला, तो अब टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद ही होगा। और ये 400 लाख पे पूरा का पूरा टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद ही रिवर्स होना है ना, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है टैक्स हॉलीडे पीरियड में हर साल कितना रिवर्स होने वाला है, 10-10 करके रिवर्स होना है। तो मेरा फर्स्ट ईयर यदि 200 लाख था, तो सेकंड ईयर में हम खड़े हैं, तो और बचा 8 साल सिर्फ 80 लाख रिवर्स होगा। बाकी जो 120 लाख का टाइमिंग डिफरेंस है वो कब रिवर्स होगा, हॉलीडे पीरियड के बाद। तो उस पे हम डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करेंगे, किस ईयर रिकॉग्नाइज करेंगे, ओरिजिनल जिस ईयर में वो हुआ था। तो यानी ईयर 1 में हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा कितना रुपए का, 120 लाख पे टैक्स रेट कितना है, 40%, 48 लाख। और ईयर 2 में कितना आएगा, इस 400 लाख पे पूरा आएगा, 400 लाख पे 40% प्लस 48 लाख कैरी फॉरवर्ड हो गए। अरे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो ईयर 1 में बनाया था वो ईयर 2 में चलेगा ना बैलेंस शीट में, फिर ईयर 2 में और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब ये पूरा का पूरा सब कुछ रिवर्स कब होना स्टार्ट होगा, ईयर 11 में, क्योंकि ईयर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम टाइम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चलता जाएगा। ईयर 11 से ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम होता जाएगा, क्योंकि ईयर 11 से तो हमारा टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म हो गया, अब तो हमें सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। हम देना नहीं चाहते क्योंकि हम डेप्रिसिएशन क्लेम करें, बट सरकार आपसे लेगा, क्योंकि सरकार बोलेगा मैंने आपको फर्स्ट 2 इयर्स में ही सब कुछ अलाउ कर दिया, राइट। तो आपका ईयर एंड में जाके, ईयर 2 के एंड में टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, 208 लाख। ईयर 2 में क्रिएट कितना करोगे, 160 लाख, एंड द वैल्यू ऑफ टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 2 इज, जब भी टैक्स हॉलीडे पीरियड में क्वेश्चन आएगा आपको वो दोनों पॉइंट डिस्क्राइब करके आना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का प्रोविजन समझाना है। ये पूरा प्रोविजन लिखोगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर है, समझ में आया। नंबर 5 फंडा क्लियर है, क्योंकि क्या होता है ये वर्डिंग्स वैसे तो थोड़ा सा दिक्कत देती है, लेकिन फिगर्स के साथ समझ में आता है। समझ में आना टैक्स हॉलीडे पीरियड में क्या होगा, पहले तो आपको देखना किस ईयर में टाइमिंग डिफरेंस है कितना है। इफ उसमें से कोई भी पार्ट टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो रहा है तो उसको तो भूल जाओ, बाकी बचा वहां पे हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे
किस ईयर क्रिएट करेंगे? जिस ईयर में टाइमिंग डिफरेंस हुआ था उस ईयर में क्रिएट करेंगे। ये दोनों पॉइंट बस वही बोल रहा है। क्लियर है? दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि, छोटा सा इजी सा ये से ये दोनों पॉइंट लिखने हैं और फिर कैलकुलेशन करके बता देना है। ईयर 1 में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना 48 लाख। At year 2, deferred tax liability will be created of rupees 160 lakh. The total deferred tax liability at the end of year 2 is 160 plus 40, 208 lakh. खत्म। दिखाता है क्या? बोलता है यस, हम लोग सेट ऑफ करके दिखाता है। प्लस प्रोवाइडेड बस क्या होना पड़ेगा? सेम गवर्निंग टैक्सेशन लॉज होना पड़ेगा। अलग अलग टैक्सेशन लॉज की वजह से नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा टाइमिंग डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स, किसी और के एक्ट के वजह से नहीं आना चाहिए। सेम गवर्निंग टैक्सेशन लॉज होना पड़ेगा। नंबर 8 हो जाएगा क्या? व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? कैपेबल ऑफ रिवर्सल है इन द कमिंग अकाउंटिंग पीरियड और पीरियड्स, वेयर एज सब्सिक्वेंट पीरियड्स। वेयर एज परमानेंट डिफरेंस क्या है? उस पे कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है। अब देखो नंबर 9, काफी सिली मिस्टेक्स करके आते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे बड़ा होता है क्रिएट करके आते हो एग्जाम में। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या ये कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन है या फिर नया ट्रांजैक्शन है। आपके बुक्स में पहले से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इफ पहले से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिला होगा, जो आपको लगता है फ्यूचर में तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और डेफर्ड टैक्स एसेट है, इसका मतलब पहले दे दिया होगा और अब हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वेर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1920, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। हम डेप्रिसिएशन मांग रहे हैं 160 का, बट इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है, यानी 20 लाख कम अलाउ कर रहा है। तो ये जो कम अलाउ कर रहा है, फ्यूचर में अलाउ करेगा क्या? हम 160 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं एज पर पीएनएल, बट इनकम टैक्स इज अलाउइंग 140 लाख, तो 20 लाख तो कम अलाउ कर रहा है ना। तो क्या फ्यूचर में अलाउ करेगा क्या? पहले ऐसा कहानी हो चुका होगा। रीड द क्वेश्चन बिलो, देयर वर नो एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। जब मेरा करंट ईयर में कोई फिक्स्ड एसेट्स ऐड ही नहीं हुआ, यानी ये पुराने एसेट्स चले आ रहे हैं। तो पुराना एसेट्स चला आ रहा है, कभी ना कभी इनकम टैक्स ने क्या किया होगा? मुझे ज्यादा अलाउ कर दिया होगा, इसलिए आज कम अलाउ कर रहा है ना। तभी तो मेरे बुक्स में क्या बना हुआ है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले से क्रिएटेड है ना। तो ये जो 20 लैक्स है, टाइमिंग डिफरेंस हम बोलेंगे इसको, इस 20 लैक्स पे मेरा टैक्स कितना बनेगा? 30%। क्या इसके लिए हम पहले से रेडी थे? यानी इस पे जो 6 लाख का है वो हम क्या करेंगे? रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आई बात समझ में? यानी जो बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 60 लाख है, उसमें से 6 लाख कम हो जाएगा। समझ में आया ये? अरे एग्जाम में क्या होता है, इस पे आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करके आ जाते हो। जब साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने कोई नई एसेट नहीं खरीदी है, तो नया डेप्रिसिएशन ही नहीं है, मतलब ये पुराना है। पुराना है तो ऑलरेडी जब बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो उसी की वजह से हो रहा होगा ये। नंबर 2, आइटम्स डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस इन 1819, यानी पिछले साल उसने क्या किया? अलाउ नहीं किया, मेरे से टैक्स ले लिया और अब अलाउ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे होते हैं। सेक्शन 43B ऑफ योर पीजीबीपी, ठीक है, उसमें देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर ओनली अलाउड बाय इनकम टैक्स इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। समझ में आया? रिटर्न फाइलिंग या फिर उस पर्टिकुलर ड्यू डेट से पहले जो पेमेंट है करोगे, तभी इनकम टैक्स आपको वो खर्चा अलाउ करती है, अदरवाइज अलाउ नहीं करती है। तो पिछले साल हो सकता है नहीं पेमेंट किया था, तो इनकम टैक्स ने क्या किया? उसको इनकम में काउंट कर लिया। जैसे कि आजकल नया जो आया है एमएसएमई पेमेंट,
आपने यदि पढ़ा होगा 45 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जब पिछले साल उन्होंने हमसे टैक्स ले लिया था, अब बेनिफिट मिल रहा है, तो लास्ट ईयर तो हमारा देना ही नहीं बनता था, तो हमने अपने बुक्स में क्या किया होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया था, क्योंकि हमें पता था फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, अलाउड हो जाएगा. तो इस 20 lakhs के ऊपर क्या होने वाला है, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट. कितना, 20 lakhs का 30% 6 lakh. ठीक है. थर्ड ट्रांजेक्शन, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट. इट इज अ परमानेंट डिफरेंस, तो कुछ होने वाला ही नहीं है इसके ऊपर. आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो बस इस तरीके से ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का आपको शो करना पड़ेगा एग्जाम में. वर्ड लिखा क्या, रिवर्सल एंड ऑल कुछ लिख दिया. टाइप ऑफ डिफरेंस समझना. पहला ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन एज पर बुक वाज 70 लाख वेयर इज डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस 42. यानी हम ज्यादा मांग रहे हैं, उन लोग कम दे रहे हैं, तो नया कुछ क्रिएट होगा ना, रिवर्सल है ये. जब नहीं बोला कि न्यू एडिशन वगैरह कुछ नहीं है, मतलब पुरानी एसेट्स के बारे में कहानी चल रही है. और इफ जब पुरानी एसेट्स पे कहानी चलती है तो ऑलरेडी हमने बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बनाया होगा, बिकॉज ऑफ सच टाइमिंग डिफरेंस. तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, रिवर्सल ऑफ डीटीएल. कितना, 28 लाख पे टैक्स रेट है 40%, 11.2. एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन 1920 एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पस. तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ डीटीए. डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट का रिवर्सल होगा 14 lakhs पे 40%. Share issue expenses allowed under section 35D of the Income Tax Act for the year 2021, 1/10 of 70 lakh incurred in 1920. Oh my God, क्या बोल रहा है. Share issue expenses allowed under Income Tax Act for the year 2021, यानी allowed है, करंट ईयर में अलाउ किया. 1/10 of rupees 70 lakh was incurred in, पिछला साल ही incurred हो गया था, और अलाउ कब कर रहा है, करंट ईयर में. तो क्या होगा, आपको नहीं लगता कि रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट हो रहा है? हाँ, शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 35D फॉर द ईयर 2021. कितना, 1/10 of 70 lakh. कितना रिवर्सल, repairs to plant and machinery were made during the year and was spread over the period this in the books. However, the entire expenditure was allowed for income tax purpose in the year 2021. सब बताओ तो क्या होगा इसका पॉइंट नंबर 4 का. साल में करना था, वो पहला साल में पूरा कर दिया. तो पूरा क्रिएट है, रिवर्सल है, क्या है पहले तो ये बताओ. क्रिएट है बिकॉज ये पुराने ट्रांजैक्शन से रिलेशन नहीं है. करंट ईयर में हमने पीएनएल में कितना दिखाया, 70 लाख, और इनकम टैक्स कितना दिखा रही है,
140, तो इनकम टैक्स तो ज्यादा खर्चा दिखा रही है, यानी टैक्स कम ले रही है, फ्यूचर में तो ले लेगी ना। तो मेरा क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा कितना, 28 लाख का। प्रेजेंटेशन सेम उसी तरीके से जैसे अभी किया था। क्लियर है, समझ में? देखो गलती बात है, नहीं समझ में आया था 2 पॉइंट, उसको वो करना, मार्क करना। वाली शेयर इशू वाला वापस बताइए ना। शेयर इशू एक्सपेंसेस कब अलाउ हो रहा है? करंट ईयर में। इनकर्ड कब हुआ था? पिछला साल में। हाँ। तो 1920 में जब हमने इनकर्ड किया होगा तो हम तो पीएनएल में उसी साल राइट ऑफ कर दिए होंगे, बट वो कब अलाउ कर रहे हैं? मुझे करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में अलाउ नहीं किया होगा, तो प्रीवियस ईयर में हमसे टैक्स ले लिया, और करंट ईयर में क्या कर रहे हैं? बेनिफिट दे रहे हैं। हाँ सर। तो रिवर्सल हुआ डेफर्ड टैक्स एसेट का। जो प्रीवियस ईयर मेरे से टैक्स लिया होगा तो हमने बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर लिया। हाँ। और अब हम क्या कर रहे हैं? रिवर्सल कर रहे हैं उस एसेट का। हाँ समझ गए। करो 11। नहीं, ये हो क्या रहा है? टाइमिंग डिफरेंस कितना है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ टाइमिंग डिफरेंस है आपका 90,000 का। इस 90,000 पे हम टैक्स कम देना चाहते हैं, इनकम टैक्स हमसे ज्यादा ले रही है ना। अरे बिकॉज वी आर क्लेमिंग एन एक्सपेंस ऑफ 280, बट इनकम टैक्स कितना अलाउ कर रहा है? सिर्फ 190। ठीक है, तो 90,000 पे 40% कितना? ये क्या है, क्रिएशन है या रिवर्सल है? दिस इज रिवर्सल। जब पहले से एसेट चली आ रही है तो इनकम टैक्स अब हमने को कम क्यों दे रहा है? क्योंकि पहले ज्यादा अलाउ कर दिया होगा। अरे बोला ना पहले से है ये सब। फिर नया एडिशन जो किया है वो क्या है? 1 अप्रैल 18 को, यानी करंट ईयर में नया एडिशन किया है। तो नया एडिशन पे आप डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर रहे हैं? 30,000। और इनकम टैक्स कितना अलाउ कर रहा है? पूरा का पूरा। तो मेरा डिफरेंस कितना? यानी इनकम टैक्स आज मुझे ज्यादा अलाउ कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर में मेरे से क्या कर लेगा? तो यहाँ क्रिएशन आ जाएगा कितना? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 36,000 का क्रिएशन हो जाएगा, और ये रिवर्सल हो जाएगा। तो इसका तो कुछ वैसे नेट इफेक्ट दिख नहीं रहा है। लिखना पड़ेगा ये सारे पॉइंट्स को, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्लस इंपैक्ट भी पूछा है। फिर उसके बाद में क्या बोला था? कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6,40,000 बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस कितना है? 640 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे? 280 माइनस 30,000। हम तो एज पर बुक्स ही पहले कैलकुलेट करते हैं ना। तो एज पर बुक्स 6,40,000 है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना है? 2,80,000 तो पुरानी एसेट्स के ऊपर, और नई वाली एसेट्स पे 30,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन गया? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? इस पे टैक्स एक्सपेंसेस दिखाना है। क्या मेरा कोई डेफर्ड टैक्स है क्या यहाँ पे फ्यूचर में जाने के लिए? सेट ऑफ हो गया। तो यानी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बन रहा है वो मुझे पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। तो जब मैं टैक्स एक्सपेंसेस दिखाऊंगा तो मेरा करंट टैक्स कितना बनेगा? 3,30,000 पे 40%, 1,32,000। ये पूरा का पूरा मेरा टैक्स एक्सपेंस है। जैसे हम जैसे सॉल्व किया था
सेकंड वाला था ना पॉइंट, इसी का हम 30% डेप्रिसिएशन ऊपर वाले में 280 में ऐड कर दिया था और 120 इसमें, तो मेरा उसका भी 310 आ रहा था और ये टैक्स पर्पस के लिए भी 310 डेप्रिसिएशन, तो कुछ नहीं आ रहा था। टैक्स पर्पस इज प्योर, अच्छा तो वैसे कुछ नहीं आ रहा था। हाँ समझ गया, लेकिन यहाँ पे तुम बुक्स में तो वैसे तुमको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूछा है। अब पीएनएल में हम करंट ईयर कुछ तो टैक्स पे कर ही रहे, क्योंकि जो करंट ईयर टैक्स बन रहा है वो तो दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देते तो हम बोलते हैं रिवर्सल है, ज्यादा तो दे नहीं रहे, क्योंकि हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएशन और रिवर्सल नेट जीरो हो रहा है। तो हम जब शो करेंगे इसको बुक्स में, करंट टैक्स तो देना ही पड़ रहा है ना, 3,30,000 पे 40%, यही था बस। तो यही रहेगा, डेफर्ड टैक्स कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, तो जीरो हो गया। तो मतलब हम ऐसे पूछ रहे हैं कि उस तरीके से कर रहा था तो गलत हो जाएगा ना, क्या किया? रिवर्सल और कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ नहीं, तुमने पूरा नहीं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेट करना होगा, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम तो बुक्स में एज पर अकाउंटिंग से बनाते हैं, पेमेंट तो हम लोग इनकम टैक्स के हिसाब से करते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जब तुम करेगा तो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस किसको बोलता है? तुम करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स प्लस मैट। तो करंट टैक्स क्या होता है? इतना तो बन ही रहा है तुम्हारा, राइट? डेफर्ड टैक्स जीरो हो गया तो नील ले लिया, मैट कुछ था ही नहीं, तो तुम्हारे पीएनएल में तो इतना ही आएगा ना। तुमने इनकम टैक्स को तो इतना ही पेमेंट किया ना, 1,32,000। तुम वो करेगा, 1,20 वो माइनस करेगा और 1,20 वो करेगा, तो घूम फिरा के कितना आएगा? हाँ, तो वो वही आता है। बुक्स में हम दिखाते हैं यही, लेकिन जब अकाउंटिंग करते हैं ना, ये नीचे वाला पार्ट जो आता है वो टैक्स के हिसाब से आता है। नहीं, कुछ भी हो, तुम अपने पीएनएल में अपने हिसाब से दिखाते हो। तुम्हारा पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, हाँ क्या चीज? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों गलत आएगा? क्योंकि यहाँ टैक्स एक्सपेंसेस में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना मेरे यहाँ, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। वो तो यूजर को दिखाई देगा ना कि मेरा जो हो रहा है वो यहाँ पे छुपा पड़ा है, तो यहाँ नील था मेरा, तो यानी सरकार को मैं नॉर्मली 132 ही करंट ईयर में दे रहा हूँ। मेरे एट द एंड ऑफ द डे बुक्स में यही दिखेगा पैटर्न। कोई भी फिगर्स उठा के देख लो, कोई भी फिगर्स, बिकॉज हम जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट बनाते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से हम प्रेजेंट नहीं करते, इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनता है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हम। और इम्पैक्ट ठीक है, बाकी तो नॉर्मल था। एक नंबर की जगह 2 लाख होता है। किधर? देखो, Acute Limited is the owner of CZU, cash generating unit, block of asset whose current carrying cost is this. Block of asset concept AS 10 में पढ़ा था, ठीक है? जो कुछ भी होता है वो ब्लॉक वाइज होता है। उस ब्लॉक का वैल्यू कितना है? 999 लाख। द कंपनी आफ्टर a detailed study by technical team has assessed the present recoverable amount if this CZU, if my recoverable amount is less than the book value of asset, तो उसको हम impairment loss बोलते हैं as per AS 10। भाई देखो, इंटर पास होना है तो आप एक चैप्टर को लेके एग्जाम में नहीं बैठ सकता, वहां आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड रिलेट करना है कि क्या है स्पेसिफिकली एएस केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू में आएगा। डू नॉट थिंक कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो यू आर लकी है ना, जैसे पिछले अटेम्प्ट में कैश फ्लो का आ गया था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ मेहनत नहीं करना, इजीली स्कोरेबल था। जो लोग लास्ट पेपर के अंदर में एग्जाम्शन नहीं ला पाया, पता नहीं आगे जिंदगी कहां तक लेके जाएगा। दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसा पेपर था, तो वो लक के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे अपने पास में देखो, बुक वैल्यू है 999 लाख, वेयर इज रिकवरेबल अमाउंट 555 लाख। द value of the block of asset as per income tax record is 777 lakh। income tax के हिसाब से 777 lakh है। The approving authority of the company have issued a signed statement confirming that the impairment in the value of CGOE is only a temporary phenomena which is reversible in subsequent period, and also assuring
वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम इन द फोर्सिबल फ्यूचर। यानी आज हम क्या कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट लॉस जो बुक करना चाहते हैं, इस लॉसेस का बेनिफिट फ्यूचर में देगा इनकम टैक्स, क्योंकि हम तो आज बुक वैल्यू क्या कर देंगे 555 लाख, फिर उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स कैसे करेगा 777 लाख पे करेगा। तो बोलता है इस लॉस का क्या है, वर्चुअल सर्टेनिटी है विद कन्विंसिंग एविडेंस। You are required to show deferred tax working as per accounting standard in force, given the tax rate of is 30% plus 10% surcharge। लगता है ना सीनियर एजुकेशन सेस एंड हायर सीनियर एजुकेशन सेस, तो 10% तो नहीं होता, बट ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन को इजी करने के लिए 30 plus 10% 33%। The depreciation rate for tax purpose is 15% and that per books is 13.91%। यानी हमारे अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एट द रेट 13.91%, और इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं 15% के हिसाब से। तो एक चीज समझो, ये क्या है 999 लाख इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, वैल्यू एट द बिगिनिंग माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज माय बुक वैल्यू। तो यानी इस 999 लाख में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है। तो 999 लाख किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी का डेप्रिसिएशन रेट क्या है 13.91%। तो कहना इससे 100 सपोज बिगिनिंग ऑफ द ईयर में वैल्यू था, उसमें से 13.91 चला गया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू कितना बचा होगा 86.09। तो दिस 999 लाख रिप्रेजेंट माय 86.09%। क्लियर है ये? तो 999 डिवाइडेड बाय 86.09 इंटू 13.91%, तो मेरे को करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ में आया? 161.41 लाख, ये समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई बुक वैल्यू है ना, तो यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, यानी दिस 999 लाख इज नॉट माय 100%, इट इज माय 86 point something percent। 999 minus 13, I mean sorry 100% minus 13.91, it is my 86.09% value। इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में वैल्यू कितना रहा होगा 1160.41। अरे बुझी पैसा, तो डेप्रिसिएशन आ गया 161.41। ये क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो हमने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन क्लेम किया 161.41। वही इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बुक वैल्यू कितना है 777 लाख बुक वैल्यू है, इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 15%। तो कहने से 777 लाख रिप्रेजेंट्स माय 85%। तो 15% डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी 137.12 लाख। तो व्हाट इज आवर टाइमिंग डिफरेंस, वी आर क्लेमिंग 161.41 whereas income tax is allowing 137.12। टाइमिंग डिफरेंस। अब एक बात बताओ, क्या ये पहले पुरानी चीजों पे चल रहा है? इस पे टैक्स कितना बनता है 24.29 लाख पे। हम तो क्या करना चाहते थे, टैक्स देना चाहते थे, बट इनकम टैक्स ले रहा है, मतलब हम तो ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर रहे थे ना। अरे भाई दिस इज नॉट अ रिवर्सल। रिवर्सल सिनेरियो कब होता है, क्या ये रिवर्सल है क्या? करंट कैरिंग कॉस्ट यानी करंट बुक वैल्यू यानी करंट ईयर की बात कर रहा है। इससे पहले कुछ हुआ होगा तो बुक्स में कहीं ना कहीं डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी बोलता। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं बोला, यानी ये फर्स्ट टाइम है ऐसा।
तो ये फर्स्ट टाइम है, तो हमारे बुक्स में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स आज मेरे से टैक्स ज्यादा ले रहा है या नहीं ले रहा है? इनकम टैक्स ज्यादा ले रहा है, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं 161.41, इनकम टैक्स इज अलाउइंग अस 137.12, मतलब वो हमसे ज्यादा ले रहा है, फ्यूचर में तो अलाउ कर देगा ना। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है कि रेट में ही डिफरेंस है, फ्यूचर में तो अलाउ करेगा वो। जब वो फ्यूचर में अलाउ करेगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट। तो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है एट द रेट 33%। कैसे आया 33%, समझ में आया? 30% प्लस 10% सरचार्ज, यानी इनकम टैक्स रेट कितना हो गया, 33%। तो 24.29 लाख पे 33% मल्टीप्लाई करेंगे 8.02। ये कहानी अलग हो गया। अब दूसरा कहानी है इंपेयरमेंट लॉस का। हमारे अकॉर्डिंग बुक वैल्यू 999 और रिकवरेबल है 555, तो रिकवरेबल कम है तो तभी तो इंपेयरमेंट लॉस है। तो एज पर AS 10 हमारे बुक्स में इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा 444 लाख, सॉरी ये वाला AS 10 के अकॉर्डिंग इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है हमारे अकॉर्डिंग कितना है इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस इनकम टैक्स थोड़ी ना करता है भाई। AS 10 इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, उनके लिए बताया गया है। इनकम टैक्स में थोड़ी ना कहीं प्रोविजन में तुमने पढ़ा है कि तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस वगैरह भी कुछ होता है। इनकम टैक्स को कुछ समझ नहीं आता ये इंपेयरमेंट वगैरह। तो हम हमारे बुक्स में इंपेयरमेंट लॉस बुक कर रहे हैं P&L में, लेकिन इनकम टैक्स तो नहीं दिखाएगा। इनकम टैक्स जब नहीं दिखाएगा तो उसके लिए नील। तो टाइमिंग डिफरेंस कितना, 444 लाख। लेकिन अब ये लॉस फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वर्चुअल लॉस पे हमेशा क्या बनता है, डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि लॉसेस इफ कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं तो फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो इनकम टैक्स बेनिफिट देगा ना, तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो इनकम टैक्स जब फ्यूचर में बेनिफिट देगा और हमारे पास क्या होना पड़ेगा, वर्चुअल सर्टेनिटी विथ सपोर्टिंग एविडेंस, कन्विंसिंग एविडेंस। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था वर्चुअल सर्टेनिटी वगैरह, तो इसके ऊपर भी मेरा क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा 146.52 लाख। समझ में आया? पहले था डेप्रिसिएशन, फिर आया दूसरा बात यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस का। तो भाई इंपेयरमेंट लॉस AS 10 कंपनीज फॉलो करती है, थोड़ी ना इनकम टैक्स फॉलो करता है। क्लियर है? मार्क कर लेना रे इस क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन में फंस कहां जाते हैं पता है? इस क्वेश्चन का पहला लाइन में लिखा हुआ है करंट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग अमाउंट का मतलब ही बुक वैल्यू होता है, तो इस बुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन निकालना, बस यही मेन पार्ट है। और फिर यही समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में दो पॉइंट है, एक डेप्रिसिएशन का टाइमिंग डिफरेंस और एक इंपेयरमेंट लॉस का, क्योंकि आपका दिमाग वहां तक जाता ही नहीं है रिकवरेबल अमाउंट क्यों दिया है। जब बुक वैल्यू दिया है, रिकवरेबल अमाउंट दिया है, मतलब यहां कुछ तो इंपेयरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर इसी गड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है हाँ एग्जाम हॉल में तो। बट ठीक है, अब सिमिलर सा आएगा तो हमारा दिमाग कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्ड करेगा। अब क्या आता है क्या नहीं, पंद्रह इजी सा एक ही किया था। पहले वाले पे क्या होगा, रिवर्सल होगा। नंबर 2 है ही नहीं भाई, वो तो हो ही गया, जो हम मांग रहे हैं वही तो इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है, तो ये कोई डिफरेंस ही नहीं है। एंड नंबर 4 में इट्स अ परमानेंट डिफरेंस, तो कुछ भी नहीं होगा।
सेम क्वेश्चन आ गया 16 तो पहले वाले पॉइंट में रिवर्सल, दूसरे वाले में क्रिएशन, क्योंकि फर्स्ट ईयर है ना उसका तो, एंड थर्ड तो नॉर्मल प्रॉफिट बोला है, तो पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना के दिखाना है जैसे हमने बनाया था। हाँ, एग्जाम में आया हुआ है, दुनिया से नहीं आता है, बस वहीं से आता है जो आप पढ़ के जा रहे हो, लेकिन आपको दुनिया की टेंशन है उस टाइम कि कहाँ से आएगा। यही बोलो कि जो मैंने पढ़ा है वहीं से आएगा, तो आपने जो पढ़ा है आपको वो याद रहेगा। नथिंग लेफ्ट, आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा बचा है। जो तुम्हारे रेंज का नहीं है। बुझी पैसा, जितना भी इस एस को रिवाइज कर लेना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। जितने भी क्वेश्चंस है ऑलरेडी जो डन क्वेश्चन है उसी का सिमिलर वर्जन है, नथिंग मोर देन इट, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, क्या चीज? तो बस उतना ही है वो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।